गुड मॉर्निंग। अब हम लोग 2024 में जो आईआईटी मेन का हुआ 1 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट का, 1 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ है उसका देखते हैं क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 10 ml ऑफ सी हाइड्रोकार्बन CXHY ऑन कंबस्शन गिव 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस y। तो हाइड्रोकार्बन मेरे पास क्या है CXHY, इसका ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन होगा तो देगा क्या CO2 प्लस H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करते हैं तो एक सेट में पहले भी पूछा है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करते हैं तो क्या देता है CO2 और H2O। तो देखिए इसका बैलेंस करना होगा, x प्लस वाई बाई 4 होता है फार्मूला इसका, ठीक है। यहाँ x CO2, यहाँ y बाई 2। देखिए हमको चाहिए CX, तो x हो गया, y कितना चाहिए, y चाहिए, H चाहिए y, तो y हो गया। ऑक्सीजन कितना चाहिए 8, 2x ये उधर y बाई 2, तो ये y बाई 4 ले लिए तो y बाई 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह बैलेंस किया जाता है, ये बैलेंस करने का तरीका है। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन है दिया हुआ, इसका 10 ml जब कंबस्शन करता है तो देता है 40 ml CO2 और 50 ml H2O, ये 10 ml है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 10 ml CXHY gives 10 ml CXHY on combustion gives 40 ml CO2। therefore 1 ml का कंबस्शन होगा तो कितना देगा 40/10 यानी 4 ml देगा। तो अब 1 के लिए मान लीजिए यहाँ 1 के लिए तो वहाँ x हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या लेंगे 10 ml CXHY on combustion gives 50 ml H2O, 50 ml H2O। therefore 1 ml का निकालते हैं, 1 ml में क्या हो जाएगा 50/10 5, तो 5 किसके बराबर हुआ y बाई 2 के, y बाई 2 इक्वल टू 5, इसलिए y बराबर 10। तो कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x है 4 प्लस 10, ये 14 आंसर हो जाएगा इसका। इंटीजर टाइप का है क्वेश्चन, x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड है, बेसिक का है नहीं, आसान क्वेश्चन है। सिर्फ उसमें वही हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन ये फार्मूला जानना है, ये होता है जनरली कोई भी हाइड्रोकार्बन का यही होगा फार्मूला CXHY। इसका जब कंबस्शन करेंगे तो यही हमेशा यूज करेंगे। अब x और y, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होगा मेरा, सो हाइड्रोकार्बन इज C4H
y कितना निकला, y/2, h मेरा x निकल गया मेरा, ये y निकल गया 10 न, y निकला 10, तो मतलब कार्बन है इसमें, कार्बन है मेरा 4 C4H10 हाइड्रोकार्बन हुआ, यानी ब्यूटेन का कंबस्शन हम लोग कर रहे हैं। करने का मतलब हालांकि वो पूछा नहीं, x+y पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आसान ही था। देखिए इसी पर पहले वाले सेट में भी था क्वेश्चन, किसी न किसी में पूछा है हूबहू क्वेश्चन। तो हम लोग क्या जानते हैं, कहता है इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए से बी बन रहा है 300 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ है 10, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, तो कहता है वैल्यू ऑफ एक्स। डेल्टा जी नॉट क्या पढ़े थे हम लोग, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log के, तो ये दिया हुआ है -x इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू -2.303। आर का वैल्यू जूल में कितना लेते हैं, 8.314 लेते हैं, दिया हुआ नहीं है, याद भी रखा जाता है। टी है 300 केल्विन, लॉग 10 है, लॉग के का वैल्यू है 10, तो -x इंटू 10⁻⁻1, यही x निकालना है, ठीक है। -x इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1। इसको सॉल्व करने पे आता है -57 ये सॉल्व जब करेंगे ना जूल वाला, कहता है किलो जूल में, x का वैल्यू निकालना है किलो जूल में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -5744.14, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया, एक अंक इधर और खिसक जाएगा, 57441.4, इधर से डिवाइड होगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए किलो जूल में इतना जूल निकला, तो किलो जूल में हो जाएगा 57.441 किलो जूल, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का है, तो x बराबर क्या लगेंगे, x बराबर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू हम लोग जो लिखेंगे आंसर में 57 किलो जूल, 57 किलो जूल लिखेंगे। ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाए थे, नहीं दोनों जगह पढ़ाए थे। आसान क्वेश्चन ही है, डायरेक्टिव फार्मूला इसी टाइप का सेम पूछा था पहले भी इसी सेशन में, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो देखिए फिर कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट टेक्स प्लेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड 3 × 10⁵। हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1² माइनस 1/n2², ये होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हो रहा है कहाँ से कहाँ, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस इन केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 × 10⁻15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस
1/2²। सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है तो n1 हो गया n2 माइनस, इसमें n फाइनल माइनस n इनिशियल होता है, n फाइनल कह सकते हैं, n फाइनल माइनस n इनिशियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये इसी फॉर्म में रहने दीजिए। ठीक है, कैसे हो जाएगा, डाटा भी दे दिया है और ये भी दे दिया है। और फिर थर्ड के केस में निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, डाटा भी पुट नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन 2 to 1, तो ये हो जाएगा 1/1² माइनस 1/2²। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कहता है फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, ये 1/1² माइनस 1/3², दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेकेंड माइनस 1 बाय फ्रीक्वेंसी 3 माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना हो गया 4, तो हो जाएगा 3/4 बाय 8/9। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिया हुआ है, निकालना है इसका, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 9/4 × 8, तो ये अब निकल गया फ्रीक्वेंसी 2 to 1 बाय फ्रीक्वेंसी 3 to 1 इक्वल टू 27/32, यही निकला 27/32 निकल गया। अब हमको ये निकालना है, तो ये दिया हुआ है, तो 3 1 बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 2 to 1 इंटू 32 इंटू बाय 27 हो जाएगा। ये डाटा दिया हुआ है हमको 3 × 10⁻15 इंटू 32/27, ये 9 से कट गया न, तो इंटू 10⁵ के हर्ज में है, ये कितना से कटेगा, 3.5 इंटू 10⁻15, यही बचा। तो आंसर क्या मार देंगे इसका, इंटीजर टाइप का होगा ये क्वेश्चन, या जैसा भी है तो क्या कीजिएगा, इसमें 3.5 है और आ जाएगा, देखिए तो 45, हाँ, और 27, 5 बचा, 45, फिर 5 बचा, यही 3.55 होते जाएगा, 3.55 इंटू 10⁻15। अब देखिए
अब यहाँ पर इसके जगह भरना है, यानी क्या आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। 3.5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए 4 लेना होगा। 3.5 से कम होता तब 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, दोनों को खाली कंपेयर करना था, कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। देखिए कहता है, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़े थे। कहता है नंबर ऑफ रेडियल लोड प्रेजेंट 3p। तो नंबर ऑफ रेडियल लोड, तो ये तो क्या था? नंबर ऑफ रेडियल लोड बराबर होता था n-2 p के लिए। फॉर p के लिए होता था n-2 रेडियल लोड फॉर p ऑर्बिटल, नोट फॉर p ऑर्बिटल के लिए होता था n-2, या इसी को ले लेते थे n-l-1। तो बात एक ही है, p के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या वो है? 3 -2 p के लिए 1, s के लिए 3p। देखिए 3p कैसे होगा? 1 होगा, 3 - 1 तो 3p है। p होता है डम्बबेल, ये सेकेंड सेल से शुरू हुआ। 3p में एक ही नोड बनता है, तो रेडियल लोड हो गया रेडियल एंगुलर, रेडियल लोड क्या होता है? n-l-1 n-l-1 तो हो जाएगा कितना? 3 - 2 1 है तो होगा ना, 1 ही होगा, 3 - 2 ही होता है 1। यही मेरा रेडियल लोड है, ये मेरा 2p है, ये मेरा 3p है। यही कहलाता है, ये स्पेस जो है ये क्या कहलाता है? रेडियल नोड। आंसर क्या मार देंगे? बी। ये सही है, 1 रेडियल लोड होता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही था। देखते हैं हम लोग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी Mn3+। Mn3+ क्या हो जाएगा? मैग्नीज का 7 होता है, तो 3d7 4s2, तो मतलब 3d6 है। अब वेनेडियम 3+ का क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d2 हो जाएगा। क्रोमियम का कितना हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा, 3d3 2 निकल जाएगा, 3d5 4s1। हाँ ठीक है। आयरन 3+ में क्या हो जाएगा? 3d6 4s2 3d5 हो जाएगा ना। तो ये जो है 3d5 है और 3d6 है। देखिए ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड के टर्म में दिया है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे तो होना चाहिए
Fe3+ का ज़्यादा ना, चूँकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मैग्नीज के केस में क्या होता है, 3d6 है, लिगेंड वहाँ काम करता है। तो लिगेंड के केस में यहाँ पर मैग्नीज 3+ का हाईएस्ट आयनोजेशन, थर्ड आयनोजेशन एनर्जी होता है। 3d6 है तो T2G फुल फील्ड होगा, तो फुल फील्ड होगा तो स्टेबल होगा। हालांकि कोई कंडीशन नहीं दिया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट थर्ड आयनोजेशन एनर्जी। या तो एनसीईआरटी का डाटा तो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है न। ऐसे मैग्नीज का थर्ड आयनोजेशन एनर्जी होता है 3260 किलो जूल। वेनेडियम का होता है 2833 किलो जूल। और इसका जो होता है क्रोमियम का होता है, ये आपको एनसीईआरटी से लेना पड़ेगा जी। ये डाटा बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा वो आयन के टर्म में नहीं इसको एक्सप्लेन कर सकते हम लोग, ठीक है। चूँकि आयन कुछ और दिया नहीं है तो मैग्नीज का चूँकि 3d6 तो फिर फुल फील्ड या हाफ फील्ड का केस हुआ नहीं, लेकिन इसमें थर्ड आयनोजेशन एनर्जी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसका हाईएस्ट है, मैग्नीज का। तो आंसर मार दीजिए मैग्नीज। ऐसे कोई कंसेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो गया ये, ठीक है। मैग्नीज हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ CA3PO4 होल 2 इन 100 ml ऑफ प्योर वाटर इज W ग्राम, ठीक है। तो हम लोग जो S सॉल्युबिलिटी लेते थे S मोल पर लीटर में, तो क्या हो जाएगा 100 ml कंटेन्स W ग्राम, therefore 1000 ml मोल पर लीटर में लगे कंटेन्स W इंटू 1000 बाय 100, 10W हो गया। ये हो गया सॉल्युबिलिटी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का राय निकाल लें। CA3PO4 होल 2 जब टूटेगा तो 3Ca प्लस 2PO4 माइनस 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 में टूटेगा। ये 3S है, ये 2S है। KSP बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए 3S का होल क्यूब और 2S का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो जाएगा कितना 27S क्यूब इंटू 4S स्क्वायर 108 S पर पावर 5। और S जो निकला है, S कितना निकला, S निकला है 10W, ठीक है। 10W, W ग्राम है और इसको मोल में बदल दीजिए, इतना मोल कर देते हैं। तो W/m चूँकि वहाँ दिया हुआ है W/m, तो ये W/m हो गया 10W/m। सॉल्युबिलिटी जो है 10W/m मोल पर लीटर होता है, मोल में कन्वर्ट कर लिए
ठीक है, मोल में कन्वर्ट कर लिए। ये दिया हुआ था, इधर चला गया क्वेश्चन। मोल पर लीटर में तो लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है m मोलेकुलर मास ऑफ CA3, यहाँ दिया हुआ है मोलेकुलर मास ऑफ CH3PO4 होल 2 इक्वल टू m। तो मोल पर लीटर में निकाल लिया। अब यहाँ KSP में पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू 108 इंटू S हो गया 10W/m का होल 5, क्या हो जाएगा 108 इंटू 10⁵ W पर पावर 5/m। अब यही चॉइस मिलाना था, 108 W/5m। आंसर इसमें थर्ड मैच कर रहा है। तो हम लोग आंसर छोड़िए, डायरेक्ट इतना निकाल दिया हम लोग KSP। देखिए यहाँ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CA3PO4 होल 2 इन 100 ml इज ऑफ प्योर वाटर इज W। तो 100 ml वाटर कंटेंस इतना मोल, इसको मोल कर देते हैं, इतना मोल। देयरफॉर 1000 ml, तो ये मोल पर लीटर हो गया, ये सॉल्युबिलिटी हो गया। अब देखिए सॉल्युबिलिटी तो KSP को तोड़ते हैं, कैल्शियम फास्फेट को, तो ये टूटता है, तो इसका KSP निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए थे, इसका होल क्यूब जितना कोफिशिएंट रहता है, इसका होल स्क्वायर, तो 108 S पर पावर 5। तो S तो निकल गया 10W/m। अब 10W/m को पुट कर दिए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ABCD जिसमें होगा हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का था, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना था ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहाँ से ये हम लोग पढ़ लिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट π2p बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हम लोग जो ये जो करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जो ओनली वन नोडल प्लेन, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट ये भी हो गया, सेकेंड भी हो गया फॉल्स। कैसे देखिए, कहता है बॉन्डिंग के लिए ये है मेरा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस जब करता है तो ये बॉन्डिंग बनता है। तो ये कैसे बनता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों का इक्वल होता है, ऐसे ऐसे हो जाता था, नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इक्वल है। यहाँ कहता है π2p ऑर्बिटल है जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों तरफ क्या है, इक्वल है यहाँ। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का केस लीजिए, एंटी बॉन्डिंग लेंगे तो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस प्लस इधर दे दीजिए माइनस प्लस, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये कैसा बना, प्लस प्लस है माइनस, यहाँ प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, यही बना पाई एंटी बॉन्डिंग 2p। तो कहता है जो ओनली वन नोडल प्लेन, एक ही नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन तो इसमें बहुत है, ऐसे भी है।
नोडल प्लेन इसमें इतना है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, इसमें भले नोडल प्लेन एक है, यही है नोडल प्लेन इसमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो ये हम लोग पढ़े थे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में वीडियो में देख लीजिएगा या कॉपी में लिखा हुआ होगा ये सब, ये ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाता है, नोडल प्लेन एक नहीं होता है बल्कि दो हो जाता है, उसमें दोनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबव एंड बिलो क्या होता है, इक्वल होता है। कहता है एबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, तो लो तो है नहीं, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बॉन्डिंग ये हुआ, एंटी बॉन्डिंग ये हो गया, तो ये गलत बात हो गया, तो दोनों फॉल्स है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट। इसमें क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी है। ठीक है, इसमें जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मोलिकुल में दोनों में है, ओ एच है और यहाँ पर एन डबल बॉन्ड ओ है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया एक ही मोलिकुल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब इंट्रामोलिकुलर कहता है। ये हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में क्या है, दूसरे मोलिकुल के साथ अटैच होता है। यहाँ एक ही मोलिकुल में तो बना नहीं, इसमें क्या है, ऐसे जुड़ा रहता है, एन एच एच एच, यहाँ फिर जुड़ेगा एन एच एच एच, यहाँ फिर जुड़ेगा एन एच एच एच, यहाँ जुड़ेगा एच एन एच एच, इस तरह से। उसी तरह H2O में क्या होता है, HO इसे जुड़ा रहता है नहीं, इसको लिनियरली भी ले सकते हैं या इसे भी, HOH HOH, ये OH OH इस तरह से जुड़ा रहता है। C2H5 में OH में भी उसी तरह, तो ये सब में है, तो आंसर क्या हो गया, बी। ये सब में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। C2H5OH में भी उसी तरह होगा, C2H5OH फिर HO C2H5, इस तरह से इसमें जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे उसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक उसी में होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। आसान क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्ड का। देखिए कहता है इसमें तो आंसर होगा डी, कॉपर सल्फेट में होता है डी ट्रांजिशन। इसमें देखिए क्या होता है, ए के केस में क्या है, KMnO4 यानी MnO4 माइनस है, यहाँ मैग्नीज जो है +7 स्टेट में है नहीं, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज का हम लोग खींचते हैं तो 3D7 4s2 3D7 नहीं 3D5
4s2 यानी 3d0 हो गया इसका। डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है, मैग्नीज और ऑक्सीजन माइनस जो है ये लिगेंड है, ये इसको डोनेट करता है लोन पेयर। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, लिगेंड टू, यहाँ देखते हैं 3d0 है, नॉट dd ट्रांजिशन पॉसिबल, नॉट dd, यहीं लिख देते हैं पहले, इधर यहीं पर लिख देते हैं, नॉट dd ट्रांजिशन पॉसिबल। डी में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, नॉट, सो नॉट dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ये dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब dd ट्रांजिशन जब पॉसिबल नहीं है, यहाँ मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। उसी तरह K2Cr2O7 में क्या देखते हैं, K2Cr2O7 में क्रोमियम 6+ है। क्रोमियम का क्या होता है, 3d5 4s1, और क्रोमियम 6+ है तो ये क्या हो गया, 3d0। यहाँ भी dd ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, dd सब में यही होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, dd ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी में भी वही है, CrO4 माइनस है। यहाँ भी क्रोमियम जो है क्या है, +6 स्टेट में है, तो +6 स्टेट में है तो dd ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, सिंपल। अब देखिए कॉपर सल्फेट के केस में क्या होता है, कॉपर आयन है, इसमें क्या है, लिगेंड के कारण कॉपर डिसोसिएट होता है, कॉपर आयन क्या है, ऐसे है। तो ये है आपका 3d9। तो इसमें क्या है, T2G और Eg में जब टूटता है ब्लॉक, ये T2G और Eg में टूटा, तो इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है ना। देखिए इसमें dd ट्रांजिशन, यहाँ मान लीजिए फुल फील्ड है, 6 7 8 9 है, तो यहाँ dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो इसमें टिक कौन मार देंगे, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस सब में क्यों नहीं होता है, इसमें है ही नहीं डी में इलेक्ट्रॉन, तो dd ट्रांजिशन होगा कहाँ से, K2Cr4 K2Cr2O7 KMnO4 में डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और कॉपर में क्या है, 3d9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वो dd ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, D10 हो जाएगा तब फिर dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा और वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, क्लियर। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कंसेप्ट, तो ये याद रखिएगा। सब कम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ाया हुआ है, कलर कंपाउंड का एक अलग वीडियो ही है, वो जाके देख सकते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है। देखिए इस चॉइस छोड़िए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऐसे मांगा है ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय लेजाइन टेस्ट
लेसाइन टेस्ट जो देता है क्या क्या करता है, देखिए डायरेक्ट पूरा ही लिख देते हैं। लेसाइन टेस्ट डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, हेलोजन ही होता है, हेलोजन्स एक्स, हेलोजन्स एंड लेसाइन टेस्ट डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स एंड फास्फोरस। ये चारों का टेस्ट देता है। अब चॉइस में जो रहेगा उसके अनुसार कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन 3D सीरीज डज नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब 3D सीरीज का है। वेनेडियम जो है, वेनेडियम कौन कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ये शो करता है +2 से +5 तक, +2 +3 +4 +5 शो करता है, ठीक है। क्रोमियम जो है ये शो करता है +2 +3 +4 +5 और +6, +5 और +6 करता है। मैग्नीज जो है, मैग्नीज करता है कौन? मैग्नीज +2 से +7, +2 +3 +4 +5 +6 +7 शो करता है। कॉपर है सिर्फ +1 और +2 शो करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी, कॉपर, ठीक है। कॉपर जो है ये शो नहीं करता है। आंसर हो गया, यहीं पर लिख देते हैं, आंसर हो गया डी। ये हो गया डिस्कशन आपका, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन 3D सीरीज का। इसीलिए बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लीजिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ, इसमें क्या है? सबसे ऊपर में है मेरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तो है नहीं इसमें दिया हुआ, तो NH3 PH3 ASH3। हाइड्रोजन का साइज सेम है, टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज। जब साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज, सो रिड्यूसिंग पावर, reducing पावर इंक्रीजेज हो जाएगा, इंक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? ASH3, तब होगा PH3, तब होगा NH3, ठीक है। यही है ऑर्डर। ASH3 का है, देखिए AS का साइज बढ़ गया, AS का साइज बढ़ गया, हाइड्रोजन के बीच का अट्रैक्शन घट गया,
और फास्फोरस के केस में इतना होगा, नाइट्रोजन के केस में इतना होगा। हाइड्रोजन तो तीनों में सेम, हाइड्रोजन तीनों में 3-3 है और सब चीज़ सेम ही है, इसीलिए साइज बढ़ने के साथ साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, सो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज, सो देयरफॉर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। रिड्यूसिंग पावर AsH3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? इसी पे ये सब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हुआ। ऐसे उसमें ऑर्डर दिया हुआ होगा चॉइस में, हम लोग चॉइस नहीं बनाए, जो भी होगा ये ऑर्डर में मार देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH है, एक और CH2 CH2 OH। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, डाईइथाइल ईथर क्या होता है, CH3 CH2O CH2 CH3 है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ब्यूटेन तो ब्यूटेन है सिंपल, CH2 CH2 CH3, और ब्यूटेनल हो गया CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा ब्यूटेनॉल का, ए का। क्या है, ब्यूटेनॉल कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ए का तो ज़्यादा होगा ही, सबसे ज़्यादा ब्यूटेनॉल का सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद ब्यूटेनल का होगा, उसके बाद ब्यूटेनल का होगा, उसके बाद इसका मोलेकुलर, ये दोनों में मोलेकुलर वेट ज़्यादा है इसका, तो ये दोनों में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, इसमें कम है, और इसमें तो है ही नहीं ये दोनों में, इसका मोलेकुलर वेट लेकिन ज़्यादा है, इसलिए हो जाएगा डाईइथाइल ईथर, तब होगा ब्यूटेन, तब हो जाएगा ब्यूटेन। इसका क्या हो गया, C4H10, 58 है इसका मोलेकुलर वेट। डाईइथाइल ईथर का क्या है, C4H10, 58 + 16, 74 ग्राम है। ये दोनों कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट, बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट, ये दोनों को कंपेयर मोलेकुलर वेट के बेस पे करेंगे। अब ब्यूटेनॉल, अब ब्यूटेनल, देखिए ब्यूटेनॉल का क्या है, ब्यूटेनॉल का हो गया C4H10O, 74 है इसका भी, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ब्यूटेनल में C4H8O, मतलब 72 है ये। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है इसमें, सबसे ज़्यादा ब्यूटेनॉल, तब ब्यूटेनल, तब डाईइथाइल ईथर, तब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यही होगा। लेकिन यहाँ का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ब्यूटेनॉल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्यूटेनॉल कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका सबसे
ज़्यादा हो जाएगा। और ई दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट। इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इसके बाद ये, उसके बाद ई दोनों में नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करेंगे। देखिए कहता है मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। ये एकदम हेलोजन चैप्टर का लास्ट में पेज में जो है, लास्ट पेज में एक्सरसाइज शुरू होने के पहले सब दिया हुआ है। देखिए CCl4 का यूज जो करते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। इसका हो जाएगा ये आंसर, क्या मार देंगे, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड, ए का मार दिए थर्ड। बी का CH2Cl2 जो होता है पेंट रिमूवर में यूज होता है। इससे पेंट रिमूव किया जाता है, डाइक्लोरो मिथेन से पेंट रिमूव करते हैं। तो ये हो गया फोर्थ। ठीक है, सी में फ्रियोन, फ्रियोन जानबे करते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज होता है, एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी को कहते हैं, फ्रियोन्स को ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। DDT, पहले मच्छर मारने के लिए DDT का छिड़काव होता था, अब बैन लग गया। का है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है। मच्छर को तो मार देता था, लेकिन वो जहाँ पर दीवार में पड़ा, दीवार में दाग रहेगा और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, वही है नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो, मतलब जल्दी, जैसे ये नहीं है पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसी तरह DDT भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसीलिए उस पर बैन लग गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, DDT। डी में क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सेकेंड। यही मार देंगे, जो भी मैच करेगा वो मार देंगे। हम लोग अपना आंसर निकाल लिए, DDT हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, और फ्रियोन्स हो गया रेफ्रिजरेटर एंड एसी में यूज करते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, आपको हेलोजन चैप्टर के लास्ट में, ये तो सब कोई पढ़ा है, इस सब में कुछ है ही नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखिए इसको चूज करना है, कम्प्लेक्स दो को दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं। COF6 3- मतलब ये कोबाल्ट 3+ है। कोबाल्ट 3+ का क्या होता है, कोबाल्ट 3D7, कोबाल्ट का होता है 3D7 4s2। ये है कोबाल्ट 3+ के फॉर्म में, इसका हो जाएगा 3D6। ठीक है, अब देखिए ये वीक फील्ड, F इज वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो D ऑर्बिटल जो है ये क्या होगा, सब एक एक करके भरेंगे। यहाँ पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तब जो 6 लिगेंड का जाएगा लोन पेयर कहाँ जाएगा, 4s में, 4p में। ठीक है, और 4d में जाएगा, 4d में जाएगा, 4d में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ठीक है, तो अब देखिए sp3d2 हो गया, और ये जो हो जाएगा आउटर तरफ चला गया, इसको बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल
कम्प्लेक्स हो गया ये। नया जो ऑर्बिटल आया बाहर साइड हुआ, आउटर साइड, तो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। ये फर्स्ट है। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में है CONH3 होल 6 3+ है। यहाँ पर भी कोबाल्ट 3+ के फॉर्म में है, और NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। यहाँ जो 3D6 है इसका 3D6, यहाँ कोबाल्ट का 3+ में क्या हो जाएगा 3D6, तो D में पेयर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 3D में क्या हो गया पेयर्ड हो गया, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन। अब जो लिगैंड का इलेक्ट्रॉन आएगा यहीं से आएगा, इनर में आया 4s और 4p तक ही जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया 4s 4p। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 हो गया इसका। ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगा, लेकिन ये क्या हो गया इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। ये हो गया इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स हो गया ये, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट आउटर और सेकेंड इनर, यानी फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा। आंसर इसमें कौन मार देते हैं हम लोग, आंसर ए मार देंगे, आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। पहला ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहता है विच सेट शोज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले होता है क्या, समझिए इसको। ये जैसे है, मान लीजिए CHO ग्रुप दिए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव करता है, ये स्वाभाविक है यहाँ मूव करेगा। इसका रेजोनेंस क्या बन गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, डबल बॉन्ड O- हो, डबल बॉन्ड CO- हो गया, है ना। अब देखिए, अब ये फिर इधर मूव करेगा, तो ये इधर मूव किया तो क्या हो गया, तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, अब यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, डबल बॉन्ड CO- हो गया। अब ये मूव करेगा इस साइड पर, तो क्या हो जाएगा, ये अब हो गया, देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड CO-H। अब फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ये। अब ये फिर रिटर्न हो जाएगा इधर और ये इधर, तो क्या हो गया, अब ये फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, C-O-H। हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसमें भी बाहर के तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो इसमें देखिए OH में क्या है, लोन पेयर है बाहर तरफ, वो अंदर तरफ आ जाएगा। इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या देखते हैं, मेटा पोजीशन पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हमेशा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कारण ज़्यादा है, यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर तो अंतर नहीं पड़ा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ इसके कारण यहाँ पर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑर्थो और पारा पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
मेटा पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा मेटा पर होगा। इसीलिए जिसमें भी बाहर तरफ जाएगा, तो NO2 में बाहर तरफ जाएगा, COOH में बाहर तरफ जाएगा, CHO में बाहर तरफ जाएगा, इसमें बाहर के तरफ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसमें सी आंसर में सब जो ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और इसमें जैसे लोन पेयर है तो अंदर की तरफ लोन पेयर चला जाएगा, तो ये फेल कर गया। सब में वैसा OH में लोन पेयर अंदर की तरफ चला जाता है, उसमें OH है अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से सब जो है सिर्फ C में ही है, चारों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में। ठीक है, तो कहता है व्हिच सेट शो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो कौन आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा। कोई एगो ले लीजिएगा, तो सब में वही कंसेप्ट वही है कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब जैसे OH को कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्यों कहते हैं, देखिए OH अगर है, मान लेते हैं OH है, तो इसका लोन पेयर किधर जाएगा, पाई बॉन्ड के तरफ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही होता है। तो यहाँ जब पाई बॉन्ड के तरफ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर प्लस चार्ज होगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया। अब ये तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ 5 बॉन्ड ना हो जाएगा ऐसे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हो गया। और ऐसे है, अब ये माइनस चार्ज फिर ऐसे आएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ये कैसे चला गया, ऐसे हो गया। ये देखिए डबल बॉन्ड OH प्लस है, अब यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। अब इसका रेजोनेंस कैसे होगा, अब देखिए ये इधर मूव करेगा, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा पाई बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा इसका रेजोनेंस, तो इसका रेजोनेंस हो जाएगा पाई, यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड OH प्लस है। अब प्लस के अब क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, तो ये इधर मूव करके प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका रेजोनेंस क्या हो गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पर ये आ गया, ऐसे हो गया OH। अब 2 लोन पेयर हो गया, प्लस खत्म। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो और पैरा पर, इसलिए ये क्या हो जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जिसमें भी लोन पेयर, जैसे NH2 है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यही ग्रुप है चारों सेट जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब हुआ मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब हो गया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर। निकेल आयन जो है, निकेल आयन विथ DMC, DMG with DMG gives चेरी रेड कलर। ये जो देता है ये कैसा देता है, चेरी रेड PPT, चेरी रेड PPT देता है। कैसा होता है तो देखिए,
निकेल आयन जो है ना, निकेल आयन डाइमिथाइल ग्लोजिम्स के साथ, डाइमिथाइल ग्लोजिम, यहाँ से फिर डाइमिथाइल होगा CH3 डबल बॉन्ड N। अब ये निकेल के साथ ये भी जुड़ा रहता है, ठीक है, और ये जो जुड़ा रहता है ऑक्सीजन के साथ। अब फिर इधर से डाइमिथाइल ग्लोजिम कीजिए, तो ये जो है आपका फिर इधर से जुड़ा रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ से फिर ऐसे होगा डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब ये भी इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये भी इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ऐसा कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब ये जो OH के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये जो है OH के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यही होता है चेरी रेड PPT। ये जो डाइमिथाइल ग्लोजिम बनाया, ये चेरी रेड PPT कलर का होता है। तो ये जो दिया है Ni2 प्लस विथ DMG सो रेड कलरेशन, सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही लगता है। अब कहता है बोथ आर ब्लू, ये तो गलत है। देखिए Fe2 प्लस आयन, Fe2 प्लस आयन जो होता है ना, ये होता है आपको क्या चीज़, ये ग्रीन PPT देता है। आयन फॉर्म्स ग्रीन PPT, और Fe3 प्लस आयन फॉर्म्स रेडिश ब्राउन PPT, रेडिश ब्राउन PPT ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, ये दोनों क्या हो गया, सो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो गया, और स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकेंड फॉल्स हो गया। ये हो गया आपका आंसर न, यही ना टिक मारना है, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, ये तो रीजनिंग हुआ, मारना है आपको टिक। ये ऐसे भी अंदाजों से बहुते मार देता है, लेकिन ये तो समझाने का है कि रेड सेकेंड जो है रेडिश ब्राउन, जैसे ग्रीनिश, जैसे फेरस सल्फेट होता है ग्रीनिश कलर का होता है, फेरिक सल्फेट जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये सब कंपाउंड है। ये +2+3 स्टेट में रहता है आयरन। निकेल +2 जो है इस तरह से डाइमिथाइल ग्लोजिम के साथ यही रिएक्शन करके चेरी कलर का, ये यही है चेरी रेड PPT देता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग, फॉल्स। क्लियर हो गया। तो अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये सब हम लोग पढ़े थे। ए जो है, ए यहाँ पर क्या है, पेंट टू इन दिया सिस, यानी ये होगा पेंट टू आइन रहा होगा, ये जो रहा होगा पेंट टू आइन रहा होगा, ये PdH2H2 के साथ H2 PdBaSO4 के प्रेजेंस में, PdBaSO4 के प्रेजेंस में ये सिस एडिशन देता है। तो ये बना दिया H डबल बॉन्ड H CH2
CH3 बना दिया। ये सिस पेंट 2 इन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ए जो है ये पेंट 2 आइन है, पेंट 2 आइन है ए यही हुआ। अब दूसरा में कहता है ब्यूट 2 आइन है, ब्यूट 2 आइन है। इसका जो रिएक्शन करवाते हैं हम लोग H2 सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कहता है ट्रांसपोजिशन पर ऐड होता है ये। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रिच रिएक्शन। ये जो है ब्रिच रिएक्शन है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिंड लार कैटलिस्ट लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये सीज देता है। ये क्या देता है? ब्रिच रिएक्शन के प्रेजेंस में सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ये देगा ट्रांस। एक CH3 ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड तो होगा लेकिन ये एक H इधर ऐड होगा, एक CH3। तो ये होता है ट्रांस ब्यूट 2 इन दिया, बी ये हो गया आपका, ये ए हो गया आपका। तो यही आइडेंटिफाई ए एंड बी दे रहा है, पेंट 2 आइन। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया मेरा ए पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन हो गया। अब बी क्या हो गया? ट्रांसब्यूट 2 इन, ट्रांसब्यूट 2 ENE हो गया। दोनों उल्टा होता है। सीस के लिए हमको लिडलार कैटलिस्ट का जरूरत होता है, H2 PDBSO4, और H2 सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस, सोडियम या लिथियम के प्रेजेंस में दोनों होता है। तो ये ट्रांसब्यूट 2 इन देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का। ये तो सिंपल किसमें है? एल्कीन वाला चैप्टर में है। हर जगह सबको, ये तो सब कोई, हर कोई पढ़ाएगा। देखिए कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट में P एंड D ब्लॉक बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर प्रेजेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल ग्रेटर देन नॉन मेटल, ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो गया? स्टेटमेंट सेकंड भी हो गया फॉल्स। इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ देखिए। P ब्लॉक एलिमेंट, P block element contains metal and non-metal both, metal and non-metal both। ठीक है, metal and non-metal both, but D block element, D block element contains only metal। इसमें सिर्फ मेटल ही होता है, only metals। ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, सब क्या होता है? मेटल होता है। ठीक है, तो पहला हो गया, ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन नॉन मेटल। आयनाइजेशन
enthalpy of metal is less than आयनोजेशन दोनों हो जाएगा, आयनोजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी and electron negativity क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एंड आयनोजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल इज लोअर देन नॉन मेटल। आयनोजेशन इंथैल्पी भी क्या होता है? मेटल का कम होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी क्या होता है? कम होता है। तो वही लिखा है आयनोजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ मेटल लोअर देन नॉन मेटल, लोअर देन नॉन मेटल। इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा? फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये भी पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट समझ सकते हैं। डी ब्लॉक पे से जोड़ दिया है, ये कंसेप्ट पी ब्लॉक में ही पी डी में चलता है। ठीक है, तो इसका ले लीजिए। तब देखते हैं नेक्स्ट। ये जो है रीमर टाइमन रिएक्शन है। ठीक है, ये मैच करेगा किससे? ये सिलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है ये। तो ये है आंसर, आप लिख लीजिए। आंसर तो पहले मैच कराते हैं। ए का हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ रीमर टाइमन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन करेगा। ये नाइट्रेशन है, और ये जो है ये क्या है? कोल्बे रिएक्शन है। ये जो है कोल्बे रिएक्शन है। तो यही है आंसर। क्या हो गया? आंसर मार सकते हैं यहाँ से, हम लिख देते हैं सबके बारे में। ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया, बी ये है थर्ड। ठीक है, सी का हो गया नाइट्रेशन सेकेंड, डी का हो गया कोल्बे फर्स्ट। ठीक है, तो ए जो है फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH या KOH गिव्स सैलिसल्डिहाइड, गिव्स सैलिसल्डिहाइड। इसको कहते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीमर टाइमन रिएक्शन। ये है रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, फिनॉल जेडन जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है, हीट कर देते हैं, तो ये बन जाता है बेंजीन। जेडएनओ बाहर निकल जाता है, बेंजीन बन गया प्लस जेडएनओ होता है। तो ये जो बना इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन होता है ये, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड में ए दीजिए, यहाँ ए में है नहीं है, ए बी
ठीक है। सी में देखिए फिनॉल रिएक्शन करता है कॉन्क HNO3, ये करता है कॉन्क HNO3 से, ये क्या बन देता है नाइट्रेशन रिएक्शन। तीनों और ये दिया, क्या दे दिया NO2 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देता है। ये दिया सेलिसल डिहाइड, इसको कहते हैं सेलिसाइल डिहाइड, ठीक है। ये तो बेंजीन है ही। डी नंबर देखिए फिनॉल रिएक्ट विथ, फर्स्ट स्टेप में CO2 से करता है और NaOH के प्रेजेंस में, अब फिर इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H+, तो ये क्या देता है सेलिसाइलिक एसिड, इसको कहते हैं हम लोग सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड। इसको पढ़ते हैं हम लोग नेम ऑफ रिएक्शन में कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। यहाँ मैकेनिज्म का दरकार नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट ही ये आंसर लिखना है। बता दिए कि ये जो है सेलिसल डिहाइड फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH और KOH गिव्स सेलिसल डिहाइड इज कॉल्ड रीमर-टाइमर रिएक्शन। फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक पाउडर गिव्स बेंजीन, ये कहलाता है रिडक्शन। फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3 गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल रिएक्ट विथ CO2 NaOH विथ हाइड्रोलाइसिस, तो क्या देता है एसिड हाइड्रोलाइसिस, सेलिसिलिक एसिड इज कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन। तो ये सब कन्वर्सन में भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत 4 नेम ऑफ रिएक्शन यूज हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड आउट चार्ज इन कूलम रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 mole of H2O to produce O2 on one of the electrode। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं 1 मोल, कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे करंट देंगे तो ये 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2E में कन्वर्ट होगा। तो 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए 2 फराडे चाहिए ना, तो कहता है फाइंड आउट चार्ज। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 फराडे यानी 2 × 96,500 कूलम। कूलम में कह रहा है तो यही हो गया, कितना हो जाएगा 0 0 1 0, ये भी 0 3 ये 19, इतना कूलम का जरूरत होगा। आसान क्वेश्चन है। H2O का 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यही होगा। यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कर रहे हैं H2O का। तो 2H+ में टूटेगा हाफ O2 और क्या चीज में टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, ठीक है। तो 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यही बनेगा। नेक्स्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे है क्वेश्चन, कहता है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH
इथिलीन ग्लाइकॉल ऑफ x kg इज मिक्सड विथ 18.6 kg ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस। तो डेल्टा टी एफ भी दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या जानते हैं हम लोग, के एफ इंटू एम। तो के एफ दिया हुआ है 1.6। मोललिटी क्या होता है, वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इंटू 1000 बाय वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मोलिकुलर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको भी हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा टी अब 24 है, ये 24 है। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। देखिए, और 24 इक्वल टू 1.6 इंटू वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल x निकालना है, x दिया हुआ है, इंटू 1000 का जरूरत नहीं है, ये केजी में ही है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ही दिया हुआ है, तो 1000 का जरूरत नहीं है। अब देखिए x बाय मोलिकुलर वेट 62 इंटू 10⁻³ और ये दिया हुआ है आपको 18.6। ठीक है, तो कितना हो गया, x बराबर, x निकालना है तो 24 इंटू 62 इंटू 10⁻³ इंटू 18.6 बाय 1.6, यही डिवाइड होगा। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 मिनट कैलकुलेटर यूज करने दीजिए। एक मिनट, इसका कैलकुलेटर यूज करते हैं, बिना कैलकुलेटर का ये आप लोग कीजिएगा बिना कैलकुलेटर का। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ कैलकुलेटर किधर चला गया जी, हाँ देखिए दिया हुआ है 24 इंटू 62 इंटू 18.6 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये हो गया आपका, डिवाइड करने के बाद 17,298 इंटू 10⁻³ kg। तो इसको हम लोग इंटीजर टाइप में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटीजर टाइप में है, तो इंटीजर टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इंटीजर टाइप में इसको क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 17.298 kg, यानी इसको 17 kg हम लोग लेंगे। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हो जाएगा 17 kg, आंसर जो है 17 kg अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था, उसमें कुछ है ही नहीं। इसका लीजिए एक और है लास्ट। इस तरह से हम लोग 1 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए।
अब आप लोग इसको केयरफुल होके देखिएगा। ये 10 वीडियो देखने के बाद आपको अप्रैल का जो है कंसेप्ट करीब करीब आएगा। बहुत क्वेश्चन टच हुआ है इसमें, अप्रॉक्सीमेट कैसे 10 सेट किए हैं ना, तो करीब करीब 220 क्वेश्चन के करीब टच किए होंगे। ठीक है, तो 220 क्वेश्चन बहुत होता है और हर पैटर्न का है इसमें। तो अप्रैल में जो ये भी एग्ज़ाम देंगे इसको केयरफुल्ली एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी पैटर्न पे अप्रैल में भी आएगा, ऐसा नहीं कि अप्रैल में बहुत टफ होने जा रहा है। अप्रैल में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग केयरफुल्ली देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हम जो न्यू वीडियो डालेंगे आपको मैसेज चला जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ऑनलाइन कभी कभी क्लास लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लास का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।